हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएसई 143 की बुक जिसका नाम है भारत में राज्य की राजनीति, उसके थर्ड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, ये इस यूनिट का सेकंड क्वेश्चन और इससे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों पर प्रकाश डालें, या फिर एक और क्वेश्चन है, राज्यों पर केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सो गाइज, ये दोनों क्वेश्चन है हमारे। दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से दे रखा है। कोई भी क्वेश्चन का मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसका आंसर आप एक ही लिखेंगे, जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर, केंद्र राज्य के संबंध। यहाँ पर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमने विधायी संबंधों के बारे में डिस्कशन किया था इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन में। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो में हम प्रशासनिक संबंधों पर डिस्कशन करेंगे। केंद्र राज्य के संबंधों में आएगा, भारतीय संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, ना कि फेडरल स्टेट। भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। तो इसका केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान में जो केंद्र है, या फिर हम संघ कह सकते, केंद्र कह सकते हैं, संघ कह सकते हैं। तो जो केंद्र है हमारा और जो राज्य है, उनके बीच प्रशासनिक शक्तियां हैं, उनको किस तरह से दी गई हैं, क्या है, तो ये हो जाते हैं संबंध। विधायी शक्तियां दोनों के बीच किस तरह की हैं, दोनों को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं विधायी, और प्रशासनिक शक्तियां कौन कौन सी दी गई हैं, वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी दी गई हैं। तो ये हमारे संबंध हो जाते हैं, केंद्र, विधायी और प्रशासनिक, सॉरी, वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक। अब संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंध को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है विधायी संबंध, दूसरा आता है प्रशासनिक संबंध, तीसरा आता है वित्तीय संबंध। तो अब हम यहाँ पर प्रशासनिक संबंधों के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रशासनिक संबंधों में सबसे पहले आता है संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। तो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में हम ये देखेंगे संविधान के द्वारा किस तरह की शक्तियां जो है वो केंद्र को दी गई हैं और किस तरह की शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के आर्टिकल 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। मतलब कि आर्टिकल 73, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 73 है, वो कहता है कि अगर जब तक केंद्र के पास उतनी ही प्रशासनिक शक्ति का अधिकार है जिन पर संसद जो है विधि निर्माण कर सकती है या फिर कानून बना सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, उन विषयों का जो अधिकार है, उन विषयों की प्रशासकीय शक्ति जो है वो केंद्र के पास है। इसी तरह आर्टिकल 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासकीय शक्तियां उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो राज्य विधानसभाएं हैं, जिन विषयों पर वो कानून बना सकती हैं, उन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, और ये कहता है आर्टिकल 162। अब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है, या फिर ऐसी एक तरह से सूची लिस्ट होती है, एक तरह की लिस्ट होती है जिन पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। तो संवर्ती सूची के विषयों के संबंध में प्रशासकीय अधिकार साधारणतः राज्यों में निहित है, लेकिन इन विषयों पर राज्य की प्रशासकीय शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा प्राप्त है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा राज्यों पर संघीय नियंत्रण के उपाय। किस तरह से राज्यों पर जो है केंद्र कंट्रोल करता है, वो है संकट काल में केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। तो आपने देखा होगा, वैसे तो जो राज्य सरकार होती है वो उसके पास अलग विषय होते हैं जिन पर वो कानून बना सकती है और वो अपने जो राज्य को अच्छे तरीके से चला सकती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिन पर केंद्र सिर्फ कानून बनाती है। और ऐसा भी होता है कि अगर जो केंद्र सरकार है वो पहले कानून बना दे, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद है और केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, तो फिर जो राज्य सरकार है उसको भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मानना पड़ेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। तो अब इसमें बताया जा रहा है
काफी सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिन सिचुएशंस में जो राज्य है उस पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया जाएगा, संकट काल में केंद्रीय सरकार का राज्य सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। मतलब कि कोई भी संकट आ जाता है किसी राज्य पर, तो उस राज्य में पूरी तरह से केंद्रीय सरकार का नियंत्रण हो जाता है। आम दिनों राज्य सरकार का आमतौर पर अपने क्षेत्र में पूरी तरह सत्ता प्राप्त होती है, फिर भी केंद्रीय सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित करती है। मतलब कि जो आम दिन होते हैं उनमें केंद्र सरकार राज्य सरकार पूरी तरह से अपनी सरकार को चला सकती है, लेकिन फिर भी कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि केंद्रीय सरकार जो होती है वो केंद्रीय सरकार जो होती है वो राज्य सरकार को कंट्रोल कर रही होती है। अब राज्य सरकारों को निर्देशन, तो यहाँ पे हम आर्टिकल के बारे में आर्टिकल से ही पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे। मतलब कि कार्यपालिका जो भी कानून बनाएगी वो इस तरह कानून बनाएगी कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन ना हो, उनका पालन भी हो। अब इसके बाद है संघीय कार्यपालिका को अगर वह जरूरी समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश द्वारा पारित विधियों के क्रियान्वयन के मार्ग में कोई बाधा ना पहुंचे। मतलब कि जो राज्य की कार्यपालिका है वो इस तरह से कानून बनाएगी कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है फिर संघीय कार्यपालिका है उसको कोई भी प्रकार की बाधा ना हो, कोई भी प्रकार का जो है उसका कानूनों का उल्लंघन ना हो। ये हमारा आर्टिकल 256 कहता है। 257 आर्टिकल कहता है कि हर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस तरह प्रयोग होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा ना आए। यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका है वो इस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करे कि जो संघ है, संघ की जो कार्यपालिका है उसके किसी भी काम में कोई अड़चन ना आए, उसके किसी भी काम में कोई बाधा ना आए, तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए जरूरी दिखाई देगा। मतलब कि जो संघीय कार्यपालिका है वो राज्य की कार्यपालिका को कुछ निर्देश भी दे सकती है अगर वो राज्य हित के लिए या फिर राष्ट्र के लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो जो संघ की कार्यपालिका है वो राज्य की कार्यपालिका को भी निर्देश दे सकती है। ये देखना भी संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है कि राज्य सरकारें सामरिक महत्व की सड़कों और अन्य संचार साधनों की उचित देखभाल करें। तो इन सब चीजों पर जैसे कि संचार माध्यम हो गए, सड़कें हो गए, इन सब चीजों को देखना भी संघीय कार्यपालिका का काम होता है, फिर केंद्रीय सरकार कह सकते हैं हम इसको। इसके अलावा आर्टिकल 256 में उल्लेखनीय है कि संघीय कार्यपालिका को उसके निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 256 ये भी कहता है कि जो संघीय कार्यपालिका है उसको बाध्यकारी शक्तियां भी प्राप्त हैं। मतलब वो राज्य की कार्यपालिका को मजबूर भी कर सकती है अपने निर्देश को फॉलो करने के लिए, अपने ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, या फिर जो भी उसने बात कही है या फिर कोई कानून बनाया तो उसको फॉलो करने के लिए संघीय कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका जो होती है उसको मजबूर कर सकती है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्देशों का पालन न किए जाने पर राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करके राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकता है। तो अगर जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार के ऑर्डर नहीं मानती है, फॉलो नहीं करती है, तो जो केंद्र सरकार होती है वो उस राज्य में इमरजेंसी लगा देती है और जो सारा शासन होता है वो अपने हाथ में ले लेती है। राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। कभी कभार ऐसा भी होता है जो संघीय सरकार होती है, फिर हम केंद्रीय सरकार कह सकते हैं, वो राज्य सरकारों को कुछ अलग से संघीय कृत्य या फिर संघीय काम जो होते हैं, केंद्रीय काम जो होते हैं वो भी सौंप सकते हैं अपनी मर्जी से। तो आर्टिकल 258 की निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ राज्य को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य सौंप सकता है। तो जो आर्टिकल 258 है वो कहता है कि अगर संघ जो है वो अपने कुछ कार्यों को राज्य को भी सौंप सकता है, अपने प्रशासनिक काम, तथा राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य सौंप सकता है। राज्य भी संघ को अपने जो प्रशासनिक काम होते हैं वो सौंप सकता है, मतलब कि अपने जो कृत्य हैं, अपने जो काम है उनका आदान प्रदान कर सकते हैं वो लोग। संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर इन कृत्यों में जो भी खर्च होगा उसका निर्वहन संघीय सरकार करेगी। मतलब कि
जो काम सौंपे जा रहे हैं, आदान प्रदान किया जा रहा है कामों का, उसमें जो भी खर्चा आएगा वो सब केंद्र का होगा, केंद्र उसका खर्चा उठाएगी। अब तीसरा है हमारा अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस, आईपीएस, आईएएफ, आईआरएस ये आ जाते हैं। तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर कई नीतियां अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो राज्यसभा है वो भी 2/3 बहुमत से आईएएस, आईपीएस का निर्माण कर सकती है, ताकि जो है सरकार के जो काम प्रशासनिक काम है उनको अच्छे से चलाया जा सके। इन सेवाओं के सदस्यों को वेतन भत्ता आदि राज्य सरकार देती है, लेकिन उनकी वेतन श्रृंखला तथा दूसरी उपलब्धियां केंद्र सरकार ही निश्चित करती है। तो वेतन श्रृंखला उनको कितना वेतन दिया जाएगा और जो दूसरी उपलब्धियां होती हैं उनकी वो क्या होंगी उनकी, तो इन सबका जो निर्णय लेती है वो सरकार, केंद्रीय सरकार लेती है। अतः इन सेवाओं के माध्यम से केंद्रों का राज्य सरकारों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रहता है। तो ये सारी सेवाएं जो होती हैं इनके माध्यम से ही राज्य सरकार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सब पर कंट्रोल करती है। अब इसके बाद है सहायता अनुदान, फोर्थ पॉइंट हमारा। तो आर्टिकल 275 के तहत संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान भी दे सकती है। मतलब अगर किसी राज्य में कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई है, कुछ गलत हो गया है उसके राज्य में, तो जो है संसद उसको अनुदान दे सकती है, सहायता दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकती है। तो अगर वो चाहे तो वो उनके जो भी उनको पैसा खर्च दिया जा रहा है, जो भी पैसा दिया जा रहा है उसको कंट्रोल भी कर सकती है उन पर कुछ शर्तें लगाकर। अब है आपातकाल की घोषणा। तो आपने पढ़ा होगा ये 11th-12th क्लास में भी पढ़ाया जाता है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल किस तरह से लगाया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल में आपातकाल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 352 के तहत जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तब राज्यों पर संघीय सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो ये हमारा जो राज्य है, राज्य में दंगे फसाद हो रहे हैं उस वाले आपातकाल की हम बात कर रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति घोषणा करता है आपातकाल की तो पूरी तरह से जो सरकार का कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है, राज्य सरकार का। दूसरा है, अब यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पॉइंट जो हमने भी ऊपर देखा था मैं आपको दिखा देती हूँ, वो कंप्लीट हो चुका है। राज्यों पर संघीय नियंत्रण के उपाय। राज्यों पर संघीय जो केंद्र सरकार है वो किस तरह से कंट्रोल करती है, ये वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी क्वेश्चन का, केंद्र राज्य मतभेद निवारण। तो केंद्र राज्यों के बीच मतभेद हो जाते हैं, उनको किस तरह से सेटलमेंट होता है वो देखेंगे। संघीय शासन प्रणाली में आपसी सहयोग होना बहुत जरूरी है। राज्यों को अलग क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, लेकिन संविधान में निम्न विषयों पर राज्यों के आपसी सहयोग पर बल दिया गया है। तो पहला पॉइंट है इसका, संघीय क्रियाओं व न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि संघीय क्रियाएं जो होती हैं, न्यायिक कार्यवाहियां होती हैं, उनको किस तरह से मान्यता दी जाती है। आर्टिकल 261 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जगह संघ की तथा हर राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी तरह मान्यता दी जाएगी। तो संघ के भी और राज्य के भी जो सार्वजनिक क्रियाएं हैं, अभिलेख हैं, न्यायिक कार्यवाही हैं, उनको भी मान्यता दी जाएगी, आर्टिकल 261 कहता है। इनकी प्राथमिकता सिद्ध करने की रीति, शर्तें और उनके प्रभाव का निर्धारण संसद द्वारा बताई रीति के अनुसार होगा। मतलब जैसा संसद कहेगी वैसे ही उनके जो प्रभाव होंगे, शर्तें होंगी वो निर्धारित की जाएंगी। भारत के राज्य के किसी भी भाग के दीवानी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय व आदेश उस राज्य में सभी जगहों पर निष्पादित या फिर पूरा करना, निष्पादित का मतलब होता है पूरा करना, तो निष्पादित किए जाएंगे। जो भारत की राज्य सरकार है या फिर राज्य न्यायालय है, अगर वो कोई जैसे कि फैसला सुना देते हैं, कोई निर्णय सुना देते हैं, तो वो उस राज्य में सभी जगहों पर फॉलो किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट है अंतर्राज्यीय नदियों का विवाद। तो आर्टिकल 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदियां, घाटियां या जलाशयों के प्रयोग, विवाद, वितरण या फरियाद के न्याय निर्णय के बारे में संसद विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। मतलब कि जो राज्य के नदी हो गई, घाटी हो गए, जलाशय हो गए, जल हो गए, तो इनके जो कोई भी अगर विवाद होगा दो राज्यों के बीच, तो उनका जो निवारण करेगी
उनके बीच सेटल कराएगी संसद अपना कानून पास करके। ऐसे विवाद के संबंध में संसद ये भी निर्णय कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या कोई दूसरा न्यायालय इस संबंध में क्षेत्र अधिकार का प्रयोग ना करे। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था। तो परिषद के बारे में है आर्टिकल 263 के तहत राज्यों के आपसी सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। इस परिषद का खास काम राज्यों के बीच विवादों का परीक्षण करना तथा उन पर परामर्श देना है। मतलब कि अगर दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो गया है तो एक परिषद बनाई जाएगी संसद के द्वारा और वही इनका विवाद जो है वो सुलझाएगी, उनका परीक्षण करेगी और उन पर अपनी सलाह भी देगी। भारतीय राज्य व्यवस्था में पहली बार जून 1990 को इस परिषद की स्थापना की गई थी। अब फोर्थ पॉइंट है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भी किया जा सकता है। व्यवहारिक तौर पर पूरे भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और हर एक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, भारत को जो है 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, हर क्षेत्र के लिए एक परिषद है। एक परिषद है, तो जो व्यवहारिक परिषद है उसका निर्माण भी किया जा सकता है समय के अनुसार या फिर स्थितियों के अनुसार। क्षेत्रीय परिषदों के काम उन विषयों से संबंधित है जिनमें क्षेत्र के सभी या कुछ या पूरा संघ रुचि रखता है। तो उनके जो काम होते हैं वो सभी काम हो सकते हैं, कुछ काम हो सकते हैं, या फिर जो संघ के जितने भी काम है वो सभी हो सकते हैं उसमें। अंतर्राज्यीय व्यापार। व्यापार से संबंधित संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आर्टिकल 307 के तहत संसद एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी तथा उसको ऐसी शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकती है जो वह जरूरी समझे। तो राज्यों के जो व्यापार है उसके लिए संसद ही एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगी और उसको शक्तियां भी देगी ताकि वो जो है अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करे। अब इसके बाद है 6 पॉइंट केंद्रीय नियंत्रण। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनका संबंध दोनों सरकारों से है, लेकिन उनका निर्धारण केंद्रीय सरकार ही करती है, जैसे निर्वाचन, लेखा परीक्षण, राज्यपाल की नियुक्ति आदि। तो ये ऐसे विषय हैं जिनका निर्धारण या फिर प्रयोग जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये दोनों से संबंध रखते हैं, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों से। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार ही करती है, आप लोगों को पता होगा, जिसको हम एलजी भी कहते हैं। जिस तरह किसी राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी तरह हर राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, एलजी जिसको कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्यों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजता है, अतः राज्यपाल के माध्यम से भी केंद्र सरकार जो है वो राज्यों पर नियंत्रण करती है। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।